नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, उमर खालिद से कौन डरता है? क्यों डरता है? मैं देख के हैरान हूं कि उसका नाम आते ही कुछ लोग इस तरह चिहुक पड़ते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो, बहुत बड़ा देशद्रोही हो, बहुत बड़ा अपराधी हो। क्या ये तीनों बातें सच हैं? मैं चाहता हूं, चूंकि उसको लेकर इतना दुष्प्रचार चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी जो मुस्लिम पहचान है वो भी उसके खिलाफ इन दिनों देश के माहौल में जा रही है। तो आज मैं खालिद उमर को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूं, उमर खालिद को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 3 दिनों में लगातार ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे लगता है कि जिन पर बात करनी चाहिए। पहली बात तो, नेहा जब झारखंड गई थी, यानी आयशा की छात्र नेता, वो छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने, तो वहां उस पर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले ने क्या कहा? कहा कि वो उमर खालिद का समर्थन करती है, इसलिए उस पर स्याही डाली गई। ये क्या हास्यास्पद सी बात है। गोवा में 2 लड़कों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई कि उन्होंने उमर खालिद के पक्ष में नारे लगाए। नारे लगाना कब से गुनाह हो गया? मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस देश का कह चुका है कि नारे किसी भी प्रकृति के हों, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन ये तमाम लोग बस उमर खालिद के पक्ष में खड़े होने के लिए अपने अपने ढंग से दंडित किए जा रहे हैं। ताजा मामला जेएनयू का है, जहां उमर खालिद की किताब पे होने वाले कार्यक्रम की इजाजत जेएनयू प्रशासन ने देकर वापस ले ली। कहा कि जो आयोजनकर्ता थे उन्होंने उनको पूरी जानकारी नहीं दी। सच ये है कि इसको भी आयोजनकर्ता झूठ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी जानकारी दी थी, उनकी सलाह के मुताबिक फॉर्म भरा था। अब पता नहीं किस पे उनका दबाव चल रहा है। अच्छी बात यह है कि वो कार्यक्रम हुआ और अलग खुले परिसर में हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के नारों और विरोध के बावजूद हुआ, और प्रेस क्लब में भी एक कार्यक्रम उन पे होने की सूचना है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन उमर खालिद की किताब किस बारे में है? क्या वो किसी अलगाववादी आंदोलन के बारे में है? क्या वो किसी ऐसी चेष्टा के बारे में जिसका देश पे बुरा असर पड़ता है? वो आदिवासियों के बारे में है। वो असल में उनकी पीएचडी की थीसिस है। वो जेएनयू में रहते हुए उन्होंने सिंहभूम के आदिवासियों को लेकर, उनके सामुदायिक जीवन को लेकर जो शोध किया, उस पे उन्हें ये पीएचडी जेएनयू ने दी। वो डॉक्टर उमर खालिद है। वही किताब के रूप में छप के आई है। उसका नाम है फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हिस्ट्रीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ पावर। जाहिर सी बात है, इस किताब का वास्ता आदिवासियों के जीवन, उनकी सामुदायिकता, औपनिवेशिक काल में उस पे पड़े असर और आज की स्थिति में नहीं सब पे होगी। किताब मैंने पढ़ी नहीं है, रिसर्च में जानता नहीं हूं, लेकिन जो विषय है वो बता रहा है कि इस विषय से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम सरकार क्यों रोक रही है? ऐसा क्या है उमर खालिद में कि उसको लगातार तंग किया जा रहा है? 6 साल से वो आदमी जेल में है। उस पे आरोप ये है कि उसने दिल्ली के दंगों में भूमिका निभाई, साजिश करने वाले की। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के की राय बटी हुई है, जो सार्वजनिक हो चुकी है। जो जाने माने वकील हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास जो दलीलें हैं, जो सबूत हैं, वो बेहद कमजोर हैं। शायद इसलिए भी मुकदमा अभी तक 6 साल के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। असल में उमर खालिद आज से नहीं, 10 साल से इस सरकार की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। जेएनयू में उसने एक कार्यक्रम किया था। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि उमर खालिद से सहमत होना जरूरी नहीं। हम सब मान सकते हैं कि वो अतिरेक पे जा रहा है। कहीं कहीं अगर किसी को मानना हो, मैं ऐसा मानने वालों में नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी ये राय है कि वो अतिरेक पे जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको इसका हक है। लेकिन अतिरेक पे अगर संवैधानिक दायरों के भीतर वो जा रहा है, तो इसका उसको भी हक है। तो वहां एक कार्यक्रम उसने किया था
कश्मीर के एक कवि को लेकर वो कार्यक्रम था। जाहिर है कि अफजल की स्मृति में था, तो इससे बहुत सारे लोगों को अचानक लगता है कि एक आतंकवादी की स्मृति में कार्यक्रम क्यों हो, लेकिन वो कविता पाठ का कार्यक्रम था या इस तरह के कार्यक्रम थे। वहां कुछ नारे लगाए गए जो बहुत आपत्तिजनक थे और कहा गया कि नारे उमर खालिद ने लगाए हैं। तथ्य क्या है, बाद में पता चला कि वो जो टीवी चैनल वो क्लिप्स दिखा रहा था, वो क्लिप्स जो हैं फेक थी। नारे किसने लगाए किसी को पता नहीं, कम से कम ये साबित हो चुका है कि वो उमर खालिद ने नहीं लगाए, लेकिन वो नारे उस पे चिपका दिए गए। कन्हैया कुमार भी उसी के चलते गिरफ्तार हुए थे। अनिर्वाण भट्टाचार्य खालिद का एक दोस्त है, वो भी गिरफ्तार हुआ था। सब छूटते चले गए। खालिद को अभी तक जेल में रखा गया है। क्यों? क्या इसके पीछे उसकी सक्रियता है, उसकी पहचान है? खालिद उस मामले से बरी होने के बाद भी, उसका केस चल रहा है, जमानत पे होने के बाद भी वो लगातार शांति के पक्ष में कार्यक्रम करते रहे। हेट के खिलाफ उनकी एक मुहिम चलती रही। जाहिर इन सब मुहिमों के निशाने पे जो सरकार के संरक्षण की संस्थाएं हैं, जो कहीं गोरक्षा में लगी हुई हैं, कहीं दूसरे तरह के कार्यक्रम में, वो सब नाराज थीं, वो सब दुखी थीं कि ये ऐसे कार्यक्रम क्यों कर रहा है। 2020 के दंगों में और वो सीएए के खिलाफ जो सबसे बुरा था, वो जो नागरिकता संशोधन कानून है, उसके खिलाफ जो देशव्यापी प्रदर्शन थे, उनमें भी उमर खालिद शामिल था। तो कुल मिला के ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का जुर्म है जिसने उसको आतंकवादी बना दिया है सरकार की निगाह में और बहुत सारे बहुसंख्यकवादी लोगों की निगाह में। अगर ऐसा आतंकवादी है तो आप उस पर मुकदमा चला के उसको सजा दीजिए, अगर वो नहीं है तो उसको छोड़िए। ये जो बीच का खेल बदनाम करने का है, क्या उसकी मुस्लिम पहचान के चलते है? एक बात और मुझे ख्याल आई, जब उसको गिरफ्तार किया गया था तब अचानक एजेंसियों के हवाले से खबरें चल पड़ी थीं, जिनमें शायद एक आध मंत्रियों के बयान भी शामिल थे कि वो तो पाकिस्तान आता जाता रहा है, पता चला कि उसका कोई पासपोर्ट ही नहीं है। आतंकी साबित करने की, आतंकवादी संगठनों से उसका जुड़ाव साबित करने की कोशिश की गई। पता चला कि वो तो ऐसा रेडिकल है जो एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर जाता है और अपने आप को मानता है कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। उसकी जीवन साथी हिंदू है, उसके दोस्त हिंदू हैं, उसके समर्थन में खड़े। ये पहचानों की राजनीति करना एक बड़ा खतरनाक काम है। जब मैं पहचान बता रहा हूं तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को हिंदू या मुसलमान होने के नाते अलग से चिन्हित किया जाए। तो असल में एक नागरिक के साथ ये हो रहा है। वो गली नुक्कड़ों से लेके, रांची के प्रदर्शनों से लेके जेएनयू के गलियारों तक हो रहा है, जैसे एक पूरा तंत्र उसके खिलाफ दुष्प्रचार में लगा है। और मैं फिर दोहराता हूं, अगर प्रचार सही है तो आप जो भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई तो कीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बेगुनाह आदमी को, मैं बेगुनाह इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक आरोप साबित नहीं होता है किसी पे, तब तक वो बेगुनाह होता ही। देश जानता है, इस देश का कानून, इस देश का संविधान यही कहता है। तो आप उसको इस तरह बदनाम करते नहीं रह सकते, क्योंकि अब वो एक नाम नहीं, एक प्रतीक हो चुका है लोकतांत्रिक आंदोलनों का भी और एक वर्ग के उत्पीड़न का भी। उस वर्ग के उत्पीड़न को निजात दिलानी हो इस ख्याल से, उत्पीड़न के एहसास से, तो उमर खालिद को लेकर कोई फैसला जरूरी है। उसकी किताब जो है अंग्रेजी में है, बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उसका अनुवाद हो, आदिवासियों के बारे में है, शायद उससे एक और दृष्टि मिले उसको समझने की, अपने आदिवासी समुदाय को समझने की। शुक्रिया।